तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या देखा था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ उन्होंने जो भी बताया था उसकी विशेषता बताई थी। उसकी विशेषता होने के बावजूद भी उसमें कुछ कमियां रह गई थी। जैसे कि हमने हमेशा ही देखा, अगर किसी भी वैज्ञानिक ने कुछ भी मॉडल प्रस्तावित किया तो उसमें कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। ठीक है, तो इस कमियों को दूर करने के लिए बोर ने एक परमाणु मॉडल जो है प्रस्तावित किया। तो उसके प्रमुख बिंदु हम आपको आज बताते हैं। तो चलिए फिर, तो पहला इसका बिंदु क्या है, क्या बोलता है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका नाभिक है। ठीक है, और इसमें क्या बोलता है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो हमको तो ये पता है कि ये नाभिक है, रदरफोर्ड ने भी ये बताया था कि ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर ये उसके कोश हैं। ठीक है, ये उसकी वृत्ति, ये नाभिक है, परमाणु का ये नाभिक है, और ये परमाणु के क्या है, वृत्तीय कक्षाएं हैं। और इन वृत्तीय कक्षाओं में कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो बोर के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ये वृत्तीय कक्षा में गति करता है, एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में घूमता है। देखिए यहाँ बोल रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूमता है तो वह ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और नहीं अवशोषण करता है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक नाभिक है। अगर नाभिक किसी एक वृत्तीय कक्षा में अगर गति करता है, मान लीजिए यहाँ करता है, यहाँ करता है, या फिर यहाँ करता है, तो हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ गति कर रहा है। अगर यहाँ पास गति कर रहा है तो वह ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, नहीं उत्सर्जन करता है। ऐसा क्यों? अगर देखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कोई निश्चित कक्षा में गति नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ गति कर रहा है, यहाँ गति ऐसे यहाँ गति कर रहा है, अगर यहाँ गति कर इसके पश्चात वो यहाँ से यहाँ चल जाता है या फिर यहाँ से यहाँ जाता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन तो होगा ही, क्योंकि वो कार्य कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसके लिए उसको कार्य करना पड़ेगा, और कार्य कर रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन तो होगा ही, उत्सर्जन भी होगा, साथ ही साथ अवशोषण भी होगा। अगर ये किसी एक निश्चित कक्षा में उत्सर्जन या एक निश्चित कक्षा में अगर ये गति करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं होता है और अवशोषण भी नहीं होता है। अगर ठीक है, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इसके नाभिक की ओर इसका अपकेंद्र बल कार्य करता है। अपकेंद्र बल किसको बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, आपका अपकेंद्र बल। और इस इलेक्ट्रॉन पर वृत्तीय कक्षा के बाहर की ओर लगने वाला जो बल कहलाता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो ये दो बल इस पर कार्य करता है। तो दो बल जो कार्य करता है, ये दोनों बल का परिमाण जो है समान होता है, किंतु ये दिशा में विपरीत होता है, जो कि एक दूसरे का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए नहीं उत्सर्जन होता है नहीं अवशोषण होता है। तो ये इसका पहला पॉइंट था। ठीक, और फिर सेकंड क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन जिन वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं उन कक्षाओं को K, L, M, N द्वारा या फिर N = 1, 2, 3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम इनको हमेशा कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल लेटर में कभी नहीं करते। तो देखिए, जैसे कि हमारा ये कोई सा नाभिक है, ठीक है, और उसके बाद ये उसकी वृत्तीय कक्षाएं हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये हो गया आपका 3 हो गया। तो फिर ये वाला पहला कोश हो गया, मान लीजिए इसको K से हम लोग शो कर लिए, ये हो गया, मान लीजिए हम लोग इसको L से शो कर लिए, ये हो गया K, L, M। तो K, L, M इससे शो कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको किससे शो कर सकते हैं, इससे 1, 2 या फिर 3। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यही बोल रहा है। उसके बाद फिर सेकंड में क्या बोलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π या उसका कोई सरल गुणक होता है। तो हमारा कोणीय संवेग, इसका कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा वो वृत्तीय कक्षा में ही गति करता है ना। तो कोई भी वृत्तीय कक्षा में गति करे तो उसके लिए उसका कोणीय संवेग, उसका मान कितना होना चाहिए, NH/2π। जहाँ ये NH है, NH/2π, उसके लिए उसका जो है कोणीय संवेग का मान कितना होना चाहिए, NH/2π, जहाँ N उसका क्या है, कोशों की संख्या है। ठीक है, और पाई की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, 3.14 होता है, और H यहाँ पास क्या है, प्लांक स्थिरांक। ठीक, और जो प्लांक स्थिरांक है इसका वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो और यहाँ पास n जो है वो कोशों की संख्या। अगर हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग पहले कोश के लिए निकाल रहे हैं, पहले कोश के लिए
क्या होता है हमेशा, n इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे, 1 पुटअप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा h/2 पाई। अगर कोशों की संख्या हमारी 2 है तो इस n की जगह हम लोग 2 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2h/2 पाई। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h/2 पाई। अगर मान लीजिए कोशों की संख्या 3 है तो इसके लिए हम लोग क्या पुटअप कर देंगे 3h/2 पाई, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिनके लिए उसके कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई या उसका कोई सरल गुणक होता है। मान लीजिए सरल गुणक का कहने का मतलब क्या है, h/2 पाई, NH/2 पाई इस फॉर्म में रहेगा फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्म में। तो उसका ऐसे भी हो सकता है, ये 2 इंटू भी हो सकता है या फिर 3 इंटू भी हो सकता है, उसका कोई सरल गुणक होना चाहिए। ये सरल गुणक से मतलब ये है ना, h/2 पाई हो गया, फिर h/पाई हो गया, फिर ये 3h/पाई, फिर n इज इक्वल टू 4 करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग आएगा, तो उसका मतलब वही है। और फिर इसका चौथा पॉइंट क्या बोलता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है ना, तो उसका गति करता है, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या फिर अवशोषण होता है। तो हम लोग वही बोलते हैं, अगर निम्न ये जो सब नाभिक के पहले वाला जो ऊर्जा स्तर है ये हमेशा क्या कहलाता है, निम्न ऊर्जा स्तर। ये निम्न ऊर्जा स्तर है और ये क्रमशः उच्च ऊर्जा स्तर है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और ऊर्जा के फिर हमारा अगला पॉइंट क्या बोलता है, ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएंगे या फिर निम्न से उच्च में जाएंगे तो इस प्रकार हम लोग का क्या होता रहता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और अवशोषण होता है। तो ऊर्जा के अवशोषण और क्या बोला चाहिए, उत्सर्जन के कारण ही हमारा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देख रखा है, ठीक है। फिर हमारा छठवां क्या, फिर हमारा उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या बोलता है, परमाणु में उपस्थित उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा पूर्ण क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है। तो परमाणु में जो भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो इलेक्ट्रॉन के अपने ऊर्जा स्तर जो है अगर चेंज करता है तो उसका क्या हो जाता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है और उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जित ऊर्जा या फिर अवशोषित ऊर्जा जो हमको प्राप्त होती है वो पूर्ण क्वांटा या फोटोन के रूप में रहती है। फोटोन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रकाश होता है ना, सूर्य का प्रकाश, जो प्रकाश होता है उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो देखिए ये नाभिक है, ये पहला ऊर्जा स्तर है, दूसरा ऊर्जा स्तर है। तो पहले तो ये दूसरे ऊर्जा स्तर का मान लीजिए हमारा कितना है, यहाँ पर एनर्जी E2 है और E1 है। तो यह टोटल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हमारा हो जाएगा E2 माइनस E1, तो H न्यू। तो जो भी हमारा ऊर्जा है वो क्वांटा या फिर किसके रूप में प्राप्त होती है हम लोग को, फोटोन। तो यही कहा गया है। तो अगला फिर है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में।